15,000 गाड़ियां फंसी। हमने 75,000 टूरिस्टों को 48 घंटे में निकाला और 15,000 गाड़ियों को भी निकाला और सरकार की तरफ से उन मेहमानों को हर जगह खाने मुफ्त में इंतजाम करवाया। ये सरकार की कटिबद्धता थी। अभी हम 7 जुलाई की आपदा से निपट ही रहे थे। हमने कहा कि 15 अगस्त हम कुल्लू में मनाएंगे क्योंकि सबसे बड़ी त्रासदी वहां हुई। 14 अगस्त की रात को पूरे हिमाचल प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई कि 75 साल के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि इतनी अधिक बारिश हो। और इतनी बारिश में कई घर तबाह हो गए। और 14 अगस्त 2023 की एक ही दिन के रात में 51 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस त्रासदी में सिर्फ 51 लोग नहीं खोए, हमने 551 के करीब लोग, बच्चे, माताएं, बहनें को खो दिया। उन्हें यह पता भी नहीं था कि जिस घर में वो सोए हुए हैं अगले दिन भारी बरसात उन्हें बह कर ले जाएगी। आराम से बिस्तर में सोए हुए हैं तो उनके जो शव थे वो नदी में हमको मिल रहे थे। इस लड़ाई को मैं लड़ रहा था, कैबिनेट के मंत्री लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भोग नीति की विधानसभा का 70 बुलाइए और हम इस 70 में हम जिस आपदा पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था, कितने परिवार उजड़ गए, कितनी पशुशालाएं बह गई। रुकिए, हम 70 बनाएंगे। और हमने उस चुनौती का सामना युद्ध की तरह किया। विडंबना देखिए, विधानसभा का 70 बनाया गया। विधानसभा के 70 में आपदा पर चर्चा हुई। 3 दिन तक आपदा पर चर्चा होने के बावजूद, चाहे वो नालागढ़ में आपदा आई, जब प्रस्ताव की बारी आई तो वो उस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए और कहा कि हम आपदा प्रभावित परिवारों के साथ नहीं खड़े होंगे। तो आप मुझे बताइए कि इस पर चर्चा क्यों की? 3 दिन आपका पैसा क्यों वेस्ट किया? कांग्रेस पार्टी ने उसको मेजॉरिटी से पास किया और मैंने ये अनुरोध किया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, सभी विधायक के दल आप मेरे साथ भारत सरकार में चलिए। वो चलने से भी कतराते रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से अनुरोध किया कि जिस तरह आपने गुजरात में भुज में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है, उत्तराखंड में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है, इस बरसात में भारी तबाही हुई, कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। और इस क्षेत्र से जो चुनकर संसद सदस्य सुरेश कश्यप जी गए, उनकी तो हिम्मत ये भी नहीं पड़ी कि एक चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री अमित शाह जी को बोलते कि हिमाचल में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हुई है, कृपया करके इनकी मदद कीजिए। कोई चिट्ठी तक नहीं लिखी उन्होंने। आप सुरेश कश्यप जी जब आए, आपके बोर्ड से चुनकर वो सांसद बने हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, नालागढ़ में भी कई घर तबाह हो गए, कई सड़कें टूट गई, आप कहां थे? आपने क्यों नहीं एक पत्र, आपकी सरकार की आपने एक पत्र लिखकर ये पूछते? सिर्फ गृह मंत्री से मिलकर पत्र नहीं लिखा होता, सहायता नहीं मिलती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए अगर आपने काम कर भी लिया होता तो भी हमें खुशी होती है। वो इतना भी नहीं कर पाए। आज आपके बीच में वो पार्टी के नाम पर वोट मांगने आ रहे हैं और मोदी जी का नाम लेकर वोट मांगने आ रहे हैं। आपका काम करने वोट मांगने नहीं आ रहे। मैं जानता हूं कि किस प्रकार की परिस्थितियों का मैंने सामना किया। मैंने हिम्मत नहीं मारी। और देखिए, जब किसी का घर टूट जाता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियम के अनुसार भी पंचायत प्रधान बैठे होंगे, 1.5 लाख रुपया मिलता है। अधिकारी बार बार आके कहते थे कि भैया हम 1.5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, रिलीफ मैन्यूअल में यही है। मैंने कहा मैं खुद लॉ किया है, मुझे और रिलीफ मैन्यूअल की किताब दीजिए। मैंने रात के 12 बजे उस मैन्यूअल में परिवर्तन करने का निर्णय लिया और मैंने अगले दिन अधिकारियों को कहा, 1.5 लाख से मैं जानता हूं किसी का घर नहीं बन सकता है। पाई जोड़कर एक आम आदमी, गरीब आदमी अपना पक्का घर बनाता है। उसमें कई सपने सुजोए होते हैं उसमें,
हर चीज, हर वस्तु अपने तरीके से रखी होती है। लेकिन जब ये पता लगे कि ऊपर से भारी बारिश के कारण भारी भूस्खलन हो रहा है, तो सिर्फ उन परिवार, अपने परिवार बच्चों को बचाकर बाहर निकले, पीने के पानी का गिलास भी उनके घर तक नहीं रहा। और आप 1.5 लाख रुपया देके उन पर मुहर्रम लगाना चाहते हैं। मैंने कानून बदल दिया, मुझसे किसी ने अनुरोध नहीं किया, मेरे पास कोई डेपुटेशन नहीं आया। 22,000 आपदा प्रभावित परिवार थे, कोई मिलने नहीं आया, मेरे साथ मिलकर रोते थे कि अब हमारा क्या होगा। बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, उसकी किताबें भी इस आपदा में बह गई। 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। 1.5 लाख रुपए की फौरी मदद के बाद मेरा मन नहीं भरा, क्योंकि मैं जानता हूं हम आम परिवार से निकल कर आए हैं। मैंने जून के लिए 22,000 परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया, 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की आपदा राहत राशि 15 महीने हमारी सरकार को हुए। फिर मैंने पाया कई सालों से हमारे किसानों के इंतकाल ही नहीं होते। तकसीम दादे के समय शुरू होती है और पोते के समय तक पूरी नहीं होती। मैंने उसमें भी परिवर्तन किया। पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे, और जब हमने इसमें सख्ती की तो 3 महीने में 1 लाख इंतकाल हुए। पटवारी किसानों के पीछे पूछ रहा कि इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ। ये आम लोगों की सरकार थी जो 15 महीने में आपके लिए काम कर रही है। धीरे धीरे हम बढ़े। मुझे एक घटना पता लगी कि हमीरपुर में स्पोर्टिंग सिलेक्शन बोर्ड है, कई लाख बच्चे उसमें अपीयर होते हैं, मेरिट पर होते हैं, पेपर अच्छा हुआ होता है उन युवाओं का, लेकिन उनकी सिलेक्शन नहीं होती। हमने जाल बिछाया, पाया कि जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी है वो पेपर को बेचा करते थे। और मैंने जब ये पाया कि ये तो युवाओं के साथ धोखा है, जो बच्चा गरीब माँ बाप का पढ़ लिख कर ये सोचकर काम पड़ता है कि मुझे एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, मेरिट पर आता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, और जो पेपर खरीदने वाला आदमी होता है उसको नौकरी मिल जाती है, तो उस युवा साथी के मन में क्या बीतती होगी, उसके परिवार के मन में क्या बीतती होगी। मुझे कहा कि आप इस पर सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग नहीं कर सकते। मैंने कहा करना है। भ्रष्टाचार का अड्डा उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को मैंने भंग किया जहां युवाओं की नौकरी बेची जाती थी, और जयराम ठाकुर जी युवाओं की जब नौकरी बेची जाती थी वो सोए रहे। पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसमें भी वो सोए रहे, अपने लोगों को नौकरी दिलाते रहे। ये न्याय संगत नहीं था। और पहला साल हमारा पूरा हुआ, 12 महीने 15 महीने से पूरे हो गया, हम अभी सुधार कर लेंगे। नया बजट बना, दूसरे बजट में हमारी चर्चा होती रही। मैंने पूछा उनसे कि जो हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए उससे आपने कितना पैसा कमाया। कहा 2200 करोड़ रुपया हर साल का, जो चोर दरवाजे से आप लोगों को मिलना चाहिए था, आम जनता को मिलना चाहिए था, हमने वो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 2200 करोड़ का ज्यादा राजस्व हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कमाया। हमें एक उदाहरण देना चाहूंगा। बीजेपी की सरकार में शराब के ठेके 10% पर रिन्यू कर दिए जाते थे कि 10% लो और आगे रिन्यू कर दो। मैं उससे सिर्फ 160 करोड़ आता था। मैंने उनकी ऑक्शन करवाई और ये भी कहा कि जो शराब पीने वाले हैं वो दूध पर भी टैक्स देंगे, और 10 रुपए मिल्क सेस भी लगाया उनकी पर बोतल पर, ताकि सवेरे दूध के पैसे भी उससे निकाले। और 500 करोड़ रुपया एक साल का, जहां 160 करोड़ रुपए मिलते थे, हमने ठेकों के ऊपर निकालने से 560 करोड़ रुपए कमाया। यहां बेचारे ट्रक ऑपरेटर थे, कई सालों से लगे हुए, कोरोना काल में उनके ट्रक नहीं चले, बेचारों की किस्तें टूट गई, खाने के लाले पड़ गए। मैंने कहा ये क्यों नहीं हुआ, पेनल्टियां ठोक दी,
हमने उस ट्रक ऑपरेटरों की, क्योंकि नालागढ़ और बद्दी में ट्रक ऑपरेटर से कई परिवार बनते हैं, हमने उस टैक्स को भी माफ किया, उस पेनल्टी को भी माफ किया, वन टाइम सेटलमेंट किया। अब 2200 करोड़ को बांटने की बात आई। कुछ अधिकारी बोले कि अब चुनाव तो है नहीं, इनको हम कहीं और लगा देते हैं। मैंने नहीं, ये जनता का पैसा है। मैं चुनाव के लिए राजनीति नहीं करता। मैं 40 साल कांग्रेस पार्टी में रहा हूं और पद के लिए भी मैं कभी राजनीति नहीं करता। मुझे कई बार ऑफर मिला, 20 साल पहले से एमएलए हूं, आप ये बन जाइए। मैंने कभी भी राजनीति में पद के लिए समझौता नहीं किया। मैंने कहा हम सेवा के लिए आए हैं और ये सेवा भाव हम हिमाचल की जनता का करने का वादा रखते हैं। अब बांटने की बारी है। मैंने कहा कि पहले तो जितने सरकारी कर्मचारी है, जितने रिटायर्ड कर्मचारी है, उनको 4% की डीए की किस्त 2200 करोड़ रुपए से दीजिए। उनको हमने 4% की दर से 2200 करोड़ रुपए दिए। पुलिस कर्मचारी थे, ड्यूटी लग जाती थी विधानसभा के बाद 7 रुपए पर डे के हिसाब से, 8 रुपए या 7 रुपए के हिसाब से डाइट मनी मिलती थी पर दिन के हिसाब से, महीने का 210। हिमाचल सरकार में सम्मानित रोहित ठाकुर जी, हिमाचल सरकार में सीपीएस सम्मानित श्री राम कुमार चौधरी जी, कसौली के विधायक और शिमला संसदीय क्षेत्र से युवा होनहार और पढ़े लिखे हमारे छोटे भाई विनोद सुल्तानपुरी जी, हम क्षेत्र के हमारे विधायक सुदर्शन सिंह बबलू जी, चेयरमैन मुकेश कुमार जी, जोगिंद्रा बैंक, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुसन चंद जी, तरसेन चौधरी जी, चेयरमैन एनसी बद्दी, अलका वर्मा जी, चेयरमैन एनसी नालागढ़, हरदीप, हमारे जगतार सिंह राणा जी, आजाद सिंह राणा जी, मनोज जी, तरसेन चौधरी जी, राहुल ठाकुर जी और हमारे इन तक के नौजवान साथी हदीफ बाबा जी। मैं सम्मानित मंच और दूर दुरार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए माताएं, बहनें, युवा साथियों, बुजुर्ग, 15 महीने पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। ऐतिहासिक रिज बाजार से शपथ लेते मेरे मन में एक विचार आया कि हिमाचल की राजनीति में 40 साल बाद एक आम परिवार का बेटा, एक किसान का बेटा, जिसने अपना राजनीतिक जीवन 11वीं कक्षा से शुरू किया, हर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, विधायक 20 साल विधायक रहने के बाद जब मुझे मुख्यमंत्री का पद मिला तो मन में अत्यधिक प्रसन्नता तो थी, लेकिन एक डर मेरे मन में हमेशा रहा कि मैं एक आम परिवार से निकलकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ा है और आम परिवार और गरीब किसान के दर्द को आपने बांटना है। जब मन में ऐसा विचार आता है तो एक नई सोच विकसित होती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले कई सालों से ये रिवाज था कि आप अधिकारियों के पास जाइए, कर्मचारियों के पास जाइए, वो आपके पास सचिवालय में आपका अभिनंदन करते हैं। मैंने उस व्यवस्था को बदला और रिज के ऐतिहासिक मैदान से शपथ लेने के बाद मैं उन बच्चों के पास गया जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते थे, जिनके ना माता थी ना पिता था। वो अपनी माता को भी खो चुके थे, अपने पिता को भी खो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी सरकार से कोई मांग नहीं उठाई।
कभी ये सोचा भी नहीं कि हमारे दिल के अंदर जो पीड़ा है उसको सुनने वाला भी कोई आएगा। मेरे मन में पीड़ा थी, मैं जहां बेटियां रहती थी उनके हॉस्टल में गया, जहां उनके खाने का प्रबंध था उसमें गया, और उसी समय मेरे मन में एक विचार आया, ये बच्चे जो माँ और बाप को खो चुके हैं, निश्चित रूप से ये कभी अपना भाव प्रकट नहीं करेंगे। मैंने सचिवालय में आके पहले ही दिन जब अधिकारियों की बैठक की और कहा कि इन बच्चों के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा और इन बच्चों की देखभाल का सारा जिम्मा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी, और 27 साल जब तक बच्चे की उम्र नहीं हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रकार का कानून ले ताकि उनके मन में आत्मसम्मान बढ़े। मैं 15 महीने का हिसाब इस जनता की अदालत में इसलिए देने आया हूं कि 15 महीने मैंने दिन रात मेहनत की, उनके लिए सोच बनी, और एक कानून हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जो बच्चे माता को खो चुके हैं, जो बच्चे पिता को खो चुके हैं, उनकी देखभाल सरकार करेगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष बनाकर उनको हर महीने 4,000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी। अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तो मेडिकल कॉलेज की फीस मिलेगी, हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, और जब पढ़ने के बाद उसकी शादी बेटी की होगी या बेटे की होगी, सरकार उसे 2 लाख रुपया उपलब्ध करवाएगी। अगर उसके पास घर नहीं है उसके लिए 3 लाख रुपया उपलब्ध करवाएगी। ये योजना सोची गई थी, लेकिन धरातल पर आने में इसको 6 महीने लग जाए। कानून बना और आज 4,000 बच्चे जो अपने चाचा जी के पास रहते हैं, मामा जी के पास रहते हैं, या किसी रिश्तेदारों के पास रहते हैं, या अनाथ आश्रम में रहते हैं, आज सुख की जिंदगी जी रहे हैं। हर महीने उनके पॉकेट में 4,000 रुपया जा रहा है, पढ़ाई का पूरा खर्चा जा रहा है। पर अगर छोटे होते ही बच्चा कोई अनाथ हो जाए, हमने उसके लिए भी इंतजाम किया कि उसके लिए एक नस रखी जाएगी और 18 साल तक उसकी देखभाल सरकार करेगी, और जो भी खर्चा वहां होगा वो सरकार उठाएगी। इस पुण्य काम से हमने अपने सरकार की कार्य प्रणाली को शुरू किया। अब धरातल पर आ गई है, जो हमने सोचा उसका फायदा उन बच्चों को होने जा रहा है। अधिकारियों ने कहा हम बुरी तरह आर्थिक संकट में दबे पड़े हैं, भविष्य में महीने का खर्चा चलाने के लिए हमारे पास पैसे तक नहीं है। मैंने अपनी कैबिनेट को 1 महीने देरी से कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई और ये कोशिश की। हमारे साथ मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी भी थे। हम दिन रात बैठे, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, पूरे 2-2 बजे तक मैं काम करता रहा। मुझे कहा गया कि ये नियम है, ये कानून है, ये है। मैंने कहा नहीं, मैं एक आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री पहुंचा हूं, मैं गरीब का दर्द जानता हूं। सब प्रकार के कानून नियम बदल दिए। मैंने कहा कि विधायकों को कोई स्पेशल सुविधा नहीं होनी चाहिए और आम आदमी को वही सुविधा मिले जो विधायकों को सुविधा मिले। हिमाचल भवन दिल्ली में और पीडब्ल्यूडी के जितने रेस्ट हाउस थे उसमें आम आदमी को तो 300 रुपया लगता था, विधायक को 100 रुपया लगता था। मैंने उस नियम में भी परिवर्तन कर दिया कि एक समान विधायक, एक समान आम आदमी होगा। अब आर्थिक संकट से कैसे जूझा जाए? आपका क्षेत्र तो उद्योग का है। मेहनत की गई और पिछली जयराम सरकार जो 5 साल से सोई रही थी, 5 साल से भ्रष्टाचार के जोर दरवाजे खुले हुए थे, उस पर कोई अंकुश पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने नहीं लगाया। मैंने फैसले किए, कड़े फैसले किए, लेकिन उसका विरोध आंतरिक रूप से भी होना था और भारी रूप से अधिकारियों ने भी करना था। लेकिन मैं जो भी फैसला कर रहा था वो आम लोगों के लिए फैसला कर रहा था। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़े और हमने देखा, क्योंकि मैं एक कर्मचारी का भी बेटा हूं,
हम अपने 1,36,000 कर्मचारी जो सरकारी नौकरी पर लगे हुए हैं, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, इनको ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे नवाजा जाए, इस दृष्टि से मैंने सोचना शुरू किया। पता लगा कि केंद्र सरकार के पास 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों का अंशदान और सरकार का अंशदान 9,000 करोड़ रुपए के रूप में केंद्र सरकार के पास पड़ा है। मैं केंद्र सरकार के पास गया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से पहले वहां सिर्फ आश्वासन मिलते रहे। कैबिनेट का विस्तार हुआ और हमने पहली ही कैबिनेट में, हमारी इच्छा शक्ति देख लीजिए, आर्थिक तंगी के दौर से हम गुजर रहे थे और हमने पहले ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाकर अपनी पहली गारंटी को पूरा किया। मैं जानता था कि बुढ़ापे में उनके पास क्या सहारा होगा और आज मुझे खुशी है 4,000 के करीब कर्मचारी जिनको सिर्फ 2,200-3,200 रुपया पेंशन मिलती थी, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से उन्हें 27,000 और 32,000 रुपया मिलना शुरू हो चुका। केंद्र सरकार के सिर में जूं नहीं रहेंगी। उन्होंने 9,000 करोड़ रुपया अभी तक हमारा वापस नहीं किया। ये पैसा आपका है, हमारे सरकारी कर्मचारियों का और हिमाचल प्रदेश सरकार का है। ये लड़ाई भी हम उनसे कानूनी और जनता के दम से लड़ेंगे। धीरे धीरे हम इस स्थिति से उबर रहे थे। मुझे कई बार ये समझने का मौका मिला कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मुझे कुछ करके दिखाना है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पता चला बरसात शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी 75 साल में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देखी। तबाही का ऐसा मंजर था, हर जगह खबर आती थी आज इतने घर बह गए, इतनी पशुशालाएं बह गई, इतने पशु बह गए, इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। मन में पीड़ा होती थी। मैं सुबह उठकर उस क्षेत्र का दौरा करता था, शाम को आकर अधिकारियों से बैठक करता था। वही अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के समय थे, वही अधिकारी हमारे समय थे। मुझे कानून पढ़ाते थे अधिकारी। मैंने कहा ये तो भाई इतनी ज्यादा है, इससे कैसे निपटा जाए। 7 जुलाई को मुझे पता लगता है 2023 में कुल्लू जिला, जब मैं वहां था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी आपदा की राहत उन लोगों तक पहुंची। कुल्लू जिला पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, सड़कें डूब चुकी है, बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं, पीने के पानी की योजना, स्कूल में छुट्टियां करनी पड़ी। हमने उस लड़ाई को लड़ा। पूरे देश से फोन आ रहे थे, कह रहे थे 75,000 प्रदेश के बाहर के हमारे टूरिस्ट, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सब जगह से फंसे पड़े थे। वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि किसी तरह हमको यहां से निकालिए। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है होटल का बिल देने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। 15,000 गाड़ियां फंसी। हमने 75,000 टूरिस्टों को 48 घंटे में निकाला और 15,000 गाड़ियों को भी निकाला और सरकार की तरफ से उन मेहमानों को हर जगह खाने मुफ्त में इंतजाम करवाया। ये सरकार की कटिबद्धता थी। अभी हम 7 जुलाई की आपदा से निपट ही रहे थे। हमने कहा कि 15 अगस्त हम कुल्लू में मनाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी त्रासदी वहां हुई। 14 अगस्त की रात को पूरे हिमाचल प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई कि 75 साल के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि इतनी अधिक बारिश हुई। और इतनी बारिश में कई घर तबाह हो गए। और 14 अगस्त 2023 की एक ही दिन के रात में 51 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस त्रासदी में सिर्फ 51 लोग नहीं खोए,
हमने 551 के करीब लोग, बच्चे, माताएं, बहनें